आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। यही मेरी फीलिंग्स थी आज जब मैंने देखा मेरे वीडियो को इतने सारे व्यूज मिले, मोर देन 100। It was great feeling and thank you all for such love and support. Thank you so much. So शुरू करें आज का टॉपिक। एक्चुअली टॉपिक तो मैं ही रहूँगी क्योंकि मेरी लाइफ जर्नी मैं आपको बता रही हूँ और मेरी जैसी और बहुत सी औरतों की लाइफ जर्नी जो शायद मेरे जैसी हो सकती है या शायद मुझसे इंस्पायर हो जाएं वो लोग और अपनी जर्नी को वैसा कर सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इन पिछले कुछ सालों में काफ़ी कुछ अचीव किया, बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत ब्लेसिंग्स मिली लोगों की, बहुत हेल्प मिली। तो उन सबको रिगार्ड करते हुए मैं ये चीज़ें आज आपसे शेयर करती हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी 2011 की। सो 2011 वाज द ईयर जब मेरा कॉन्फिडेंस सबसे लो था, सबसे लो। वो ऐसा टाइम था जो मुझे एक्चुअली हॉन्ट कर रहा था। वो इसलिए हॉन्ट कर रहा था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बड़ी पेशेंस के साथ फैमिली से परमिशन ली थी जॉब करने की। और अब मैं जब इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी तो मैं बहुत डर जाती थी। मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था कि लोगों से मिलना, उनसे बात करना और दैट टू इंटरव्यूज़ अटेंड करना हैड बिकम हॉरिबल फॉर मी। मैं जाती थी और मुझे लगता था कि मैं शिवर कर रही हूँ उनके सामने एक्चुअली। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए। तो बट स्टिल आई केप्ट ऑन गोइंग। जैसे मैंने बताया था कि सिस्टर के क्वेश्चंस का बहुत प्रेशर था कि वो पूछेगी इसलिए जाना ही पड़ेगा, रिज़्यूमे ड्रॉप करने ही पड़ेंगे। तो जब इंटरव्यू के लिए स्कूल से कॉल आया, इट वाज़ द फर्स्ट स्कूल वेयर आई वाज़ गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। तो अगेन कॉन्फिडेंस लो था। किसी स्कूल में कभी जॉब की नहीं थी, पता नहीं फंक्शनिंग क्या होती है और पता नहीं एक सिंपल ग्रेजुएट के लिए क्या रूल होगा स्कूल में। मैं बैकएंड के लिए ट्राई कर रही थी कि बैकएंड ऑपरेशंस में कहीं पे भी जगह मिल जाए क्योंकि मैंने एज एन ऑफिस असिस्टेंट काम किया है पहले, शादी से पहले 4 साल। तो शायद वो चीज़ काम आ जाए। आई वेंट देयर एंड आई फाउंड दैट द डायरेक्टर वाज अ वुमन। थोड़ा कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया कि चलो एक वुमन है और क्योंकि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ तो वुमेन के साथ एक कंफर्ट जोन आ जाता है। तो मैंने वैसे ही उनसे बात की। मुझे कोई इंटरव्यू के रूल्स नहीं पता थे, मुझे कुछ ऐसा नहीं पता था कि मुझे कौन सा प्रोफेशनल बिहेवियर वहाँ पे अपना डिस्प्ले करना है, क्या करना है। आई वॉज वेरी नेचुरल वाइल टॉकिंग टू हर एंड शी वॉज रियली गुड वाइल टॉकिंग टू मी एंड शी चोज मी फॉर द फ्रंट डेस्क वैकेंसी। फ्रंट डेस्क के लिए आई वॉज नॉट रेडी। मैं तो बैक एंड के लिए गई थी, लेकिन मैं जॉब मिल रही थी। उससे पहले वाले जो इंटरव्यूज़ थे उनमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ दैट गैप इन माई करियर ऑफ 8 years आफ्टर माई मैरिज सिंस 2002 टू 2011। और दूसरा रीज़न जो था वो ये था कि मैं सैलरी एक्सपेक्टेशन जो रख रही थी, क्योंकि मुझे लगा अगर मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो एटलीस्ट इतनी सैलरी तो हो कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो पहले किसी को पसंद नहीं आई थी। नाउ दिस स्कूल वाज रेडी टू हायर मी बट ऑन द रिसेप्शन। अब रिसेप्शन और ब्यूटिशियन दो ऐसी जॉब्स थी जो मेरी लिस्ट में कभी रही ही नहीं थी। बट मुझे लगा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्या रहता है। एंड आई जॉइंड द स्कूल। अब स्कूल में 7:30 रीच करना ही एक स्ट्रगल था। इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि 7:30 हम स्कूल पहुंच जाएंगे, दैट टू आफ्टर बेयरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली। मैंने जब परमिशन ली थी जॉब के लिए तो मेरा प्रॉमिस था घर वालों को कि मैं अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, एज अ भाभी ऑफ माई सिस्टर इन लॉज, जो भी चीज़ें थी आई वॉज वेरी डिटर्मिंड कि मैं सब चीज़ें, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से बेयर करूँगी तभी मैं जॉब करूँगी। एंड आई वॉज गिवन द परमिशन और स्टार्ट किया। 7:30 पहुँच गई। उसके बाद ये प्रेशर था सिर पे कि सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्स करना है। द कम्युनिकेशन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड विद पेरेंट्स, विद हु एवर कम्स एट द रिसेप्शन, चाहे वो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एडमिन स्टाफ है, सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्स करना है क्योंकि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है भाई। यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, ये तो करना ही होगा। बट मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेजिटेंट थी मैं वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि हम एक पब्लिक स्कूल से पास आउट थे और वहाँ पे जितना काम चलता है इंग्लिश से उतना आता था हमें, लेकिन इतना नहीं आता था
कि हमें डे टू डे कम्प्लीटली इंग्लिश में कन्वर्स करना है, कम्युनिकेट करना है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। टिल राइट फ्रॉम 7:30 टिल 2:30 और 3 मुझे बड़ा ऐसे रहना है एकदम अलर्ट, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो जाती थी फिर, बहुत कॉन्शियस, बहुत अलर्ट, कि कोई आ रहा होता था तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती थी। एंड आई यूज्ड टू सी समबडी वॉकिंग टुवर्ड्स रिसेप्शन, तो मुझे लगता था कि बस आज तो गए। और क्योंकि मैं फेस ऑफ द स्कूल थी तो मुझे बहुत प्रिसाइज होना था अपनी हर चीज़ में, मैनरिज्म में, पर्सनालिटी में, कन्वर्सेशन में, सब कुछ एकदम अप टू। तो यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ खुद से ही कॉन्शियस नहीं थी, ये नहीं कि सिर्फ मैं कॉन्शियस हूँ और ऐसा हो रहा है, बट इसके अलावा मैं जज भी हो रही थी। जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ था, एग्जिस्टिंग स्टाफ, दे यूज टू जज मी, दे यूज टू जज माई ड्रेस अप बिकॉज आई यूज टू वेयर साड़ीज ओनली। जबकि जनरली स्कूल्स में साड़ीज़ का यूनिफॉर्म होना कोई नई बात नहीं है, बट उस स्कूल में ऐसा नहीं था, कोई ड्रेस कोड नहीं था, एवरीबडी यूज टू वेयर व्हाट दे लाइक। तो मुझे तो साड़ीज़ ही पहनना कंफर्टेबल लगता था, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं साड़ीज़ में ही रहती थी। आई यूज टू वेयर साड़ी। तो मेरे ड्रेसअप पे भी लोग जजमेंटल हो जाते थे, मेरे वे ऑफ टॉकिंग पे भी हो जाते थे, और जो भी था थोड़ा जजमेंटल लोग थे वहाँ पे, टीचर्स थे। धीरे धीरे मुझे ये सुनने में आया कि मुझे कहा जा रहा है कि बहुत ही बिलो एवरेज लड़की को बिठा दिया रिसेप्शन पे, बहन जी लगती है, और दिस एंड दैट। अब वैसे तो बहन जी ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो आंटी भी कहलवा लेती थी, बट वो जिस जिस सेंस में कहा गया था वो थोड़ा डेरोगेटरी हो गया मेरे लिए। तो अगेन आई टुक इट एज अ चैलेंज कि अगर ऐसा है, लग रहा है कि आई एम नॉट फिट फॉर द पोजीशन और फॉर दैट स्कूल, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। गिव अप करने का तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो अब ठीक है, आई टुक दैट चैलेंज ऑल्सो, एंड आई मेड सम चेंजेस इन माई ड्रेसअप एंड माई मैनरिज्म टू मैच अप विद द लेवल ऑफ द स्कूल। आफ्टर ऑल एक इंडियन को बॉलीवुड मूवीज देख देख के ट्रांसफॉर्म होना तो आता ही है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँगी टू फिट माई सेल्फ इन टू दैट एनवायरमेंट। अब जब मैं रिव्यू करती हूँ वो टाइम, अपना वो फेज़, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि वो विमेन ही थी जो मुझे जज कर रही थी, और मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी उस सब के साथ फिट होने के लिए, और मुझे टफ टाइम दिया जाता था, एंड आई यूज टू फाइट दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली ना वुमेन को हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे फाइट करना पड़ता है। इवन इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल वुमेन, आप कहीं ना कहीं फाइट कर रहे होते हो, इधर ऑन योर पर्सनल लेवल और प्रोफेशनल लेवल। मेरे लिए वहाँ पे दो चीज़ें चल रही थी कि एक, मुझे घर पे पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती थी, और प्रोफेशनल लेवल पे मुझे एक फ़ाइट करनी पड़ती थी टू प्रूव माई सेल्फ वर्दी ऑफ दैट पोजिशन ऑफ दैट स्कूल। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि विमेन जो सारे चैलेंजेस लेते हुए सक्सीड करती हैं लाइफ में, वो उनके लिए बहुत बहुत कमेंडेबल होता है, और मेंशन करने लायक बात है। तो इसी इसी थॉट पे मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन करना चाहती हूँ वो ये है। इस थॉट पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की स्थिति ऑलमोस्ट सभी एराज में मोर और लेस सेम ही रहती है। हम अपने आप को कितना भी एम्पावर कर लें, कुछ भी कर लें, बट देखने वाले का नज़रिया नहीं बदल सकते। लेकिन टाइम टू टाइम ऐसे लोग भी आते रहे हैं जो इस्टेब्लिश करते रहे हैं इस थॉट को कि विमेन आर नो लेसर देन मैन। और उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम मुझे लगता है लेखिका अमृता प्रीतम जी का, क्योंकि मुझे रीडिंग का बहुत शौक है। अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, आई लव रीडिंग अ लॉट। और 1982 में अमृता प्रीतम जी को भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया, और उनकी 100 से ज़्यादा रचनाओं में उनकी कहानियाँ नारी की स्थिति, नारी की पीड़ा, उस विडंबना और उनकी विसंगतियों को उजागर करती हैं जो सीधा दिल को छू लें। कभी मौका मिला तो आप खुद भी पढ़िएगा ये कहानी। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको इन कहानियों से रूबरू कराती रहूँगी। तो आज उनकी इन्हीं वैल्यूएबल रचनाओं में से एक मैं आपको
पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। आई होप यू विल एंजॉय दैट। तो आज मैं पढ़ रही हूँ अमृता प्रीतम द्वारा रचित एक रुमाल, एक अंगूठी, एक छलनी। कच्ची पहली से लेकर 8वीं तक बंती हमारे साथ पढ़ती रही थी। अभी वह 5वीं में ही पहुंची थी, उसके पिता उसे स्कूल से छुड़ाने के लिए आ गए। हमारे स्कूल की बड़ी उस्तादनी ने बंती की फीस माफ कर दी और यूं उसे स्कूल न छोड़ने दिया। 7वीं और 8वीं कक्षा की लड़कियां देखने में एक साथ एक कमरे में बैठती थी, पर आधी छुट्टी के समय 8वीं की लड़कियां हम 7वीं की लड़कियों को अपने पास नहीं फटकने देती थी। हमेशा अलग होकर बातें करती रहती। हम 7वीं की लड़कियां जब उनके निकट जाती तो वह हमें दूर हटा देती। हमें 8वीं की लड़कियों पर बड़ा गुस्सा आता था और हम सोचती थी कि हम जब 8वीं में होंगी तो 7वीं की लड़कियों के साथ कभी इस तरह नहीं करेंगी। और फिर हम 8वीं कक्षा में चढ़ी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले, हमसे भी वही बात हो गई जो हमने सोचा था कि हम कभी नहीं करेंगे। ये 13वां-14वां वर्ष पता नहीं कैसा होता है। ये शायद एक दहलीज होती है बचपन और जवानी के बीच में। इस वर्ष लड़कियों का एक पांव दहलीज के इधर और एक पांव दहलीज के उधर होता है। इन गर्मी की छुट्टियों में बंती को एक पड़ोसी लड़का सवाल समझाता रहा था। हर रोज छुट्टी के समय बंती हमें छिप छिप कर उसकी बातें सुनाया करती थी। अब हम 8वीं की लड़कियां आधी छुट्टी के समय 7वीं की लड़कियों को पास फटकने नहीं देती थी। जिस दिन बंती हमें उस लड़की की बात न सुनाती, हमें ऐसा लगता जैसे उस दिन स्कूल में आधी छुट्टी हुई ही नहीं हो। मेरी तो हंस बोल लेने की प्रीत है और मुझे क्या लेना है उससे, और उसने क्या लेना है मुझसे। कभी कभी बंती हमें इस तरह कहकर टालने लग गई थी। बंती लाख टालती, पर उसके चेहरे से हमें प्रतीत होने लगा था कि वो हंस बोल लेने की प्रीत अब बंती के कंठ में से होकर उसके दिल में उतरने लग गई थी। तभी तो अक्सर उसकी जुबान खुश्क हो जाती और वह ज्यादा बातें नहीं कर पाती थी। एक दिन उस पगली ने अपने हाथ में पेंसिल पकड़ी और गणित की कॉपी पर कोई 20 जगह उसका नाम लिख दिया, राजू राजू राजू। हमारी उस्तादनी ने उसकी कॉपी देख ली। कक्षा में तो उसने कुछ न कहा, पर जब आधी छुट्टी हुई तो उसे अपने कमरे में बुलाया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बंती की मानो शामत आई हुई थी, पर हम तो बंती की सहेलियां थी। हम सबके चेहरे उतरे हुए थे। काफी समय के बाद जब बंती बाहर आई तो रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कॉपी पर जहां जहां राजू का नाम लिखा था, उस्तादनी ने रबर से उसे मिटा दिया था। 8वीं कक्षा जब एक नाव की तरह वार्षिक परीक्षा के किनारे लग गई तो सभी लड़कियां यात्रियों की तरह एक दूसरे से अलग हो गई। हमारा यह स्कूल तो 8वीं कक्षा तक ही था। बहुत सी लड़कियां अलग अलग स्कूलों में दाखिल हो गई। बंती सिलाई के स्कूल में चली गई। 2 साल बाद मुझे बंती के विवाह का कार्ड मिला और लड़कियों को भी मिल गया होगा। मैंने जल्दी से कार्ड पर लड़के का नाम पढ़ा। लिखा हुआ था करमचंद। कार्ड पर राजू के बजाय यद्यपि करमचंद लिखा हुआ था, तो भी वह विवाह का कार्ड था और हर एक विवाह को बधाई लेने का हक होता है। मैं भी बंती के विवाह पर गई उसे बधाई देने के लिए। बंती के हाथों में मेहंदी, बंती के हाथों बाहों में कलीरे। मैंने बंती को बधाई दी। मैं बंती से उस हंस बोल लेने की प्रीत के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, पर कुछ देर बाद वही मुझे एक तरफ ले गई और बोली, मेरी एक चीज संभाल के रख लोगी? क्या? एक रुमाल। मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि रुमाल किसका है। रुमाल राजू का ही हो सकता था। इसमें ऐसी कौन सी बात है? रुमाल तुम अपनी और चीजों के साथ ही कहीं रख लो ना। पर उसके एक कोने में उसका नाम लिखा हुआ है। किसी को क्या पता किसका नाम है? सिर्फ राज लिखा होता, कोई देखता पूछता तो मैं कह देती मेरी सहेली का नाम है, पर राजू लिखा हुआ है। राजू तो लड़कियों का नाम नहीं होता। किस चीज से लिखा हुआ है? उसने एक दिन पेंसिल से लिख दिया था। मैंने सुई लेकर धागे से कढ़ाई कर दी। धागा उधेड़ डालो। उधेड़ डालो? ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। बंती ने एक लंबी सांस भरी, कहने लगी, तुम्हें याद है एक दिन हमारी उस्तादनी ने रबर लेकर मेरी कॉपी में से उसका नाम ही मिटा डाला था। आज मैं उसी तरह से उसका नाम उधेड़ देती हूँ। मेरा मन भरा है। बंती ने मेरे सामने ट्रंक में से सुर्ख रेशमी रुमाल निकाला और सुई लेकर उस पर कढ़ा राजू का नाम उधेड़ने में लग गई। बंती ने ही तो उसका नाम काढ़ा था। बंती की ही कॉपी पर से उसकी उस्तादनी ने राजू का नाम मिटा डाला था। विवाह के कार्ड पर समाज ने राजू का नाम न लिखने दिया और आज वही बंती मेहंदी लगे हाथों से रुमाल पर से उसका नाम उधेड़ रही है। चलो छोड़ो इन बातों को। तुम खुद तो कहा करती थी यह हंस बोल लेने की प्रीत है। सोचा तो यही था, पर यह हंस बोल लेने का प्यार मेरी हड्डियों में समा गया है, लहू में रच गया है। बंती की आंखें भर आई।
सुना है तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, अच्छे कर्मों वाली हो तुम। उसका नाम भी करमचंद। कितनी देर बाद मैंने बात को मोड़ा। नामों से भी कर्म बनते हैं? बंटी ने सिर्फ इतना ही कहा। कभी चिट्ठी लिखा करोगी, शाहनी बनकर हम सबको भूल जाओगी? कहीं भूलना अपने बस में होता। बंटी ने एक लंबी आंस भरी। इस समय भी शायद उसके मन में सहेलियों का ख्याल नहीं था, सिर्फ राजू का ख्याल था। राजू को तुम चाहे भूलो न भूलो, पर चिट्ठी तो तुम उसे लिख नहीं सकोगी। हमें कभी कभी लिख दिया करना, चाहे चिट्ठी में राजू की ही बातें लिखना। अच्छा, कभी कभी मन की भड़ास निकाल लिया करूंगी, पर एक बात है। क्या? तुम मुझे उसकी बात कभी न लिखना। पता नहीं वे लोग कैसे हैं, बिल्कुल गांव में रहते हैं। सुना है चिट्ठी भी वहां हफ्ते में 2 बार जाती है। पते पर जिला, तहसील, डाक खाना, गांव और ना जाने क्या क्या लिखना पड़ता है। शायद वे लोग मेरी चिट्ठी पढ़कर ही मुझे दिया करेंगे। बंटी को ससुराल गए आज 15 वर्ष हो गए हैं। पहले 4-5 वर्षों में उसने मुझे कुछ पत्र लिखे, ज्यादा नहीं, पर जितने भी लिखे उसमें उनके मन की भड़ास थी। मैं बंटी को हमेशा जवाब देती रही, पर उसके कहने के मुताबिक सिर्फ रस्मी किस्म के ही जवाब उसके पास पहुंचते रहे। कभी उसके मन की बातों का जवाब नहीं मिला। फिर 10 वर्ष बंटी को पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे कोई पत्र न लिखा। मैंने समझा अब वह अपने परिवार में खो गई होगी। मैंने भी उसे कभी पत्र न लिखा। सोचा कहीं मेरा पत्र उसकी किसी सोई हुई पीड़ा को न जगा दे। पर आज बंटी का अचानक पत्र आया है। पता नहीं कैसा पत्र है। इसमें सिर्फ उसके मन की आवाज़ नहीं, इसमें जैसे हर स्त्री के मन की आवाज़ हो। मेरा मन भरा हुआ है। उसने मुझे जवाब देने से रोका है, नहीं तो आज मैं उसे बहुत लंबा पत्र लिखती और मेरा मन हल्का हो जाता। आज मैंने उसके सारे पुराने पत्र निकाले हैं। बीच के 2-3 पत्र नहीं मिल रहे और आज का पत्र भी सामने रखा हुआ है। एक बार सारे पत्रों को पढ़ रही हूँ। एक स्त्री के मन की आवाज़। कैसा गांव है, जो आज का काम वही कल का काम। ये पता नहीं लगता कि आज कौन सा दिन है। सिर्फ जब गांव में डाकिया आता है तो पता लगता है कि आज मंगलवार है या शनिवार। यहाँ पूरे हफ्ते में 2 बार डाकिया आता है। आता है जैसे शहरों में तेल तांबा मांगने वाले हफ्ते में 2 बार आते हैं। जब डाकिया आता है मुझे ऐसा लगता है मानो वह कह रहा है, मंगलवार टले भार तेल तांबे का दान, या शनिवार तले भार तेल तांबे का दान। पर वे लोग पता नहीं कैसा तेल तांबा दान करते हैं, जिन्हें उनके मित्रों के प्यारों के पत्र आते जाते हैं। मैं किसके पत्र के लिए डाकिए का रास्ता देखूं? अच्छा, तुम ही मुझे 2 शब्द लिख देना। कोई बात न लिखना पत्र में, बस इतना ही कि तुम्हें मेरा पत्र मिल गया। मैं इतनी बात के लिए ही डाकिए का रास्ता देखूंगी। तुम्हारी बनती। तुमने बारात में मेरा ससुर देखा था, हिजाब रंगी दाढ़ी वाला? अगर तुम मेरी सास को देखो तो सच कहती हूँ हैरान रह जाओ। सास तो क्या, अभी वह पुत्रवधू भी नहीं लगती, बिल्कुल कुंवारी लगती है। उम्र में वह मुझसे 3-4 ही वर्ष बड़ी होगी, पर शारीरिक तौर पे बहुत कोमल है, पतली सी लचकती हुई हिरनी जैसी। चाहे वे मेरी सौतेली सास है, पर है तो सास ही ना। अगर वे मेरी सास ना होती तो सच कहती हूँ उसे अपनी सहेली बना लेती। आज मंगलवार था, डाकिए को आना था। मुझे ख्याल आया शायद तुम्हारा पत्र आए। मैं दरवाजे में खड़ी होकर डाकिए का रास्ता देखने लगी। मेरी सास भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। डाकिया आया, उसने मुझे एक पत्र दिया। मैंने सास के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा बहुत ही उदास था। ऐसे लगता था जैसे आज जरूर ही किसी का पत्र उसके लिए आना था, पर आया नहीं। भाभी, कुछ चिट्ठी आनी थी तुम्हारी? मैंने उसे इतनी उदास देकर पूछा। मुझे किसकी चिट्ठी आएगी? पहले तो उसने यह कहा और फिर कहने लगी, आनी तो थी एक चिट्ठी पर आई नहीं। किसकी चिट्ठी? मैंने फिर पूछा। ईश्वर की चिट्ठी, और मुझे किसकी चिट्ठी आएगी? लगता था वह अभी रो पड़ेगी, पर वह रोई नहीं, या ऐसा रोना रोई जो किसी को दिखाई नहीं दिया। देखा हम स्त्रियां कैसा रोना रो सकती हैं। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं भी जोर से रो, और वो भी जोर जोर से रो सके। तुम्हारी बनती। सच मानो, जब से यहाँ आई हूँ मुझे ये घर कभी अपना नहीं लगा। बिल्कुल मेहमान सी लगती हूँ इस घर। अब इस घर ने मुझे बांध लिया है। एक छोटा सा राजू आ गया है मुझे बांधने वाला। घर के सभी लोगों से दीपक कह के बुलाते हैं। शाम के समय काफी ठंड उतर आती है। मैं लाल रेशमी रुमाल उसके सिर पे बांध देती हूँ।
लाल रुमाल में भी और भी सुंदर लगता है। मैं उसे गोद में लेकर देर तक उसका मुंह देखती रहती हूँ। तुम्हारी बनती। मेरा राजू 3 वर्ष का हो गया है। तो मैं अपने मन की बात बताऊं, कभी कभी जब मैं राजू के मुख की ओर देखती हूँ तो देखते देखते उसका मुंह बड़ा हो जाता है, उसका कद भी बड़ा हो जाता है। जैसे मेरा राजू 25 वर्ष का हो गया हो और मैं अभी 20 वर्ष की हूँ। देखो मैं कितनी पागल हूँ। बड़ा शरारती है मेरा राजू। अभी मेरे पास खेल रहा था, अभी रसोई में जा पहुंचा। गर्म चूल्हे में पानी का गिलास उड़ेल दिया है, सारा चूल्हा फट गया है। मेरी सास बेचारी को दिन भर लगकर बनाना पड़ेगा। हाँ तुम एक बात बताऊं, मेरी सास चूल्हा क्या बनाती है, जैसे कोई बुत तराशते हो। तुमने कहीं ऐसा बांका चूल्हा नहीं देखा होगा। उसे चूल्हा बनाने का बहुत चाव है। थोड़े थोड़े दिनों के बाद चूल्हा तोड़कर फिर से बनाने लगती है। जिस दिन मैं अंदर का चूल्हा बनाती है उस दिन मैं बाहर के चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ। वैसे जहाँ तक बन पड़ता है वह खाना पकाने का सारा काम स्वयं ही करती है। जब वह 15-20 दिन बाद रसोई का चूल्हा तोड़कर नया बनाने लगती है उस दिन खाना पकाने के काम को हाथ नहीं लगाती। चूल्हा बनाने का तो उसे कोई खप्त है। आए दिन मिट्टी में पानी डालकर बैठ जाती है, रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है, मिट्टी गूंथती है और साथ में गाती है। ऐसे मैंने कभी उसे गाते नहीं सुना। गाना तो एक तरफ, उसे कभी मन भर कर बात करते भी नहीं सुना। पर चूल्हा बनाते समय वह ऐसे गाती है जैसे कुछ चरखा काटे और लंबा गीत शुरू कर दे। ईश्वर ही जाने उसके मन पर क्या गुजरती है। माता पिता ने भी तो उसकी जवानी से धोखा किया है। हीरे जैसी लड़की को तराजू में रखकर चांदी के रुपयों के एवज कंकड़ के पल्ले बांध दिया। अच्छा, 2 शब्द जल्दी लिखना। तुम्हारी बनती। तुमने गीतों के बारे में पूछा है जो मेरी सास गाती है। पूरा गीत उसने कभी नहीं गाया। जब कभी एक टप्पा गाती है तो घंटा भर वही गाती रहती है। आज भी उसने पुराने चूल्हे को तोड़कर नया बनाना शुरू किया है। रसोई का दरवाजा अंदर से बंद है, उसकी आवाज आ रही है। आ रे चंदा हाथ सेंक ले, बिरहा की आग हमने आंगन में जलाई है। और मैं तुम्हें पत्र लिखने लग गई हूँ, मैं बाहर आंगन में बैठी हुई हूँ। उसने कोई और टप्पा शुरू किया तो मैं तुम्हें लिखूंगी। दिन ढल चला है, वही टप्पा सारा दिन गाती रही है। आज उसकी आवाज़ भी रुंधी हुई है। कितनी देर तो उसकी आवाज़ निकली ही नहीं, रुक रुक कर आवाज़ आई है। अगर नौकरी पर चले हो तो हमें जेब में डाल लो, जहाँ रात पड़े हमें निकाल कर कलेजे से लगा लेना। हाँ, मुझे उसका एक गीत याद आया। वह उसने आज तो नहीं गाया पर पहले गाया करती थी। आपने न सुख का संदेशा भेजा न आपने चिट्ठी भेजी है। किसके हाथ में सुख का संदेशा भेजूं, किसके हाथ में चिट्ठी भेजूं। लिखने के लिए कागज़ नहीं है, कलम के लिए काही नहीं है। दिल का टुकड़ा मैं कागज़ बनाती हूँ और उंगलियों को काट कर काही आंखों का काजल स्याही बनाती हूँ और आंसुओं का पानी डालती हूँ। परछाइयाँ ढलने पर चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। मेरी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। रसोई का दरवाज़ा भी बंद है। बंद दरवाजे से भी जैसे गुजर कर मेरा मन उसके मन में समा गया। इन गीतों में भला कौन सा गीत है जो उसके मन का है और मेरे मन का नहीं। अरे बंद। एक बात मैं तुम्हें लिखना भूल गई थी। मेरी सास को कई दिनों से रोज थोड़ा थोड़ा बुखार हो जाता है। लाख मिन्नतें करो, वह एक पल के लिए भी आराम नहीं करती। भाभी, इस तरह तो डाकिया सचमुच ही एक दिन ईश्वर की चिट्ठी ले आएगा। तुम खुद ही अपनी जान की दुश्मन बनी हो। एक दिन मैंने उससे कहा, पता है क्या कहने लगी? तुम्हारा मुंह मीठा करूं, अगर सचमुच ही कोई डाकिया उसकी चिट्ठी ले आए। सच कहती हूँ, उसका दुख देखकर तो मेरे मन का भी दुख मामूली बन जाता है। ये कितने वर्ष और बीत गए, मैंने जानबूझकर ही तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखा। वैसे तुम्हारे नए शहर का पता मैंने ढूंढ लिया था। पता है, जब कभी मैं तुम्हें पत्र लिखने की सोचती थी तो मुझे लगता था कि अगर मैंने तुम्हें पत्र लिखा तो पता नहीं कौन सी यादें मुझे चारों ओर से घेर लेगी। तब तो मैं कई दिन होश ना संभाल सकूंगी। मेरे हाथों से चीज़ें गिरने लगेंगी और तरकारियां जलने लगेंगी। अब तो सारा घर मुझे ही संभालना पड़ता है। इतने वर्ष मेरी सास रस्सी की तरह बल खाती रही, चारपाई पर लेटी हुई जैसे उसी में खो जाती थी। उसका रंग कपास जैसा सफ़ेद हो गया था। तुम्हें याद है या नहीं, एक बार मैंने तुम्हें लिखा था कि मेरी सास मिट्टी का चूल्हा क्या बनाती है, मानो कोई बुत तराशती हो। आए दिन पुराना चूल्हा तोड़कर नया चूल्हा बनाने का उसका खत बीमारी में भी नहीं गया था। मैं उसे ज़्यादा रोकती नहीं थी। जिस दिन मैं मिट्टी गूंथती थी उस दिन उसमें पता नहीं कहाँ से जान आ जाती थी। लगभग 15 दिन की बात है, उसे खून की उल्टी आई थी। तब न तो हमें उसे जीने की आशा थी, न स्वयं उसे ही।
दिन के समय जब मेरा देवर हकीम को बुलाने गया, मेरे ससुर का तो स्वर्गवास हो चुका है। जब मेरा देवर हकीम को बुलाने गया तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया। बोली, मेरा कहना मानोगी? बताओ भाभी, जो कुछ भी हो, मेरा मन छलक रहा था। मैं उसकी चारपाई से सिर टेक कर रोने लग गई थी। पगली कहीं की, रोती क्यों है? मैं तो एक एक मिनट करके राह देख रही हूँ कि कब यह प्राणों का पिंजरा टूटे और कब मेरी रूह आज़ाद हो जाए। बताओ भाभी, क्या कहती हो? तुम मुझे मिट्टी गूंद दो। पागल हो गई हो? सांस तुम्हारे खत्म हो रहे हैं, मुझे पता है, तभी तो मैं कह रही हूँ। आखिरी बार, बस एक बार, वरना अभी वह सड़ेल हकीम आ जाएगा। भाभी, तुमने दुनिया के सारे मुंह तोड़ डाले हैं। दुनिया से तुम्हारा मुंह कभी हुआ ही नहीं। न तुम्हें रुपए से प्यार, न तुम्हें अपनी जान की परवाह। फिर तुम्हें इस चूल्हे से ऐसा मुंह क्यों है? चूल्हे के नीचे मैंने कुछ दबाया हुआ है। मौत के बिस्तर पर पड़ी मेरी सास के हंसी और कहने लगी, तुम ये ना समझना कि मैंने मोहरों की हांडी दबाई हुई है। भाभी, तुम्हारा दिल मुझसे छिपा नहीं है। जिस घर में तुम्हारा मन भर गया है, उस घर में तुम मोहरें क्यों दबाओगी? और मुझे भी मोहरों से कोई मोह नहीं, यह मुझे पता है। तभी तो मैं तुम्हारे जो मन में है निसंकोच कह दो भाभी। मैं तुम्हारी पुत्रवधू हूँ, बेटी भी हूँ, तुम्हारी सहेली भी तो हूँ। भाभी आंखों से रोई मगर होठों से कहने लगी, कभी कभी तो मैं तुम्हें कहा करती थी ना कि आओ तुम्हें दाने भून दो, मैं बहुत बड़ी भटियारन हूँ। हाँ भाभी, मुझे याद है, पर मुझे ख्याल था कि तुम यूं ही मजाक किया करती थी। तुम भला भटियारन कैसे हुई? नहीं बनती, मैं सचमुच भटियारन हूँ, किसी भट्टी वाले की भटियारन। तुम अभी वह चूल्हा उखाड़ो तो नीचे की ईंटें भी उखाड़ देना, कच्ची मिट्टी से लिपी हुई है। नीचे क्या है? छलनी, मेरे भटियारे की निशानी, और साथ में एक अंगूठी भी, वह भी उसी की निशानी। और भाभी ने अपने उखड़ रहे सांसों से मुझे बताया कि उन्हें अपने गांव के एक लड़के से प्यार था। मोती नाम था उसका। माता पिता को नकली ही मोती पसंद आया। उन्होंने बेटी को कौड़ियों के मोल बेच दिया। विवाह को कुछ ही महीने हुए थे कि उदास मोती ने भटियारा बनकर उसके ससुराल के गांव में भट्टी शुरू कर दी। जब मेरी सास, रूपो नाम था उसका, दाने बुनाने गई तो मोती को भटियारा बना देखकर जैसे उसकी भट्टी में खुद ही भुनने लग गई। मोती ने जो कदम उठाया था उससे भला उसका क्या बनता संवरता, और रूपो का भी क्या संवरता। एक दिन रूपो उसके पाँव पर गिरकर रोई, तुम्हें मेरी कसम है, जो तुम ये अपनी हालत बनाओ, भुने हुए बीज अब उगेंगे नहीं। उसी दिन रूपो ने उसकी भट्टी तोड़ डाली। कढ़ाई उसे उठाई नहीं गई तो वह छलनी उठा लाई और उसे हुक्म दे आई कि अपने गांव वापस लौट जाए। मोती न उसकी कसम लौटा सका और न उसका हुक्म टाल सका। अपनी अंगूठी, एक निशानी उसने रूपो को दी और दूसरे दिन पता नहीं कहाँ चला गया। मोती भटियारा क्या बना, रूपो को सारी उम्र के लिए भटियारन बना गया। इसने उसकी छलनी और अंगूठी अपने पास रख ली। अंगूठी पर मोती का नाम लिखा हुआ था। कहाँ छिपाती? चूल्हा तोड़कर उसने दोनों चीजें मिट्टी के नीचे दबा दी और ऊपर नया चूल्हा बना दिया। दिन दिन भर चूल्हे के पास बैठकर मैं रोटियां क्या पकाती, जैसे मन के विचारों को बेलती सेकती रहती। कभी कभी उसका दिल बहुत ही उदास हो जाता, वह चूल्हा तोड़ देती, उसकी निशानियों को गले लगाती, रोती और गाती। फिर उसी तरह दोनों निशानियों को धरती के हवाले कर देती और ऊपर नया चूल्हा बनाकर उनके रखवाले के लिए बैठती। छलनी मैंने अभी वैसे ही चूल्हे के नीचे रहने दी है। अगले महीने मेरी माँ हरिद्वार जा रही है और मैंने अपने पति को मना लिया है कि मैं 4 दिन को माँ के साथ जाऊंगी। माँ भाभी के फूलों को बहा दूंगी। आगे तुम समझ ही गई होंगी किस प्रकार ट्रंक में छलनी रख कर ले जाऊंगी और उसके फूल छलनी में डालकर लहरों में बहा दूंगी। ओ मेरी सहेली, मेरी अपनी सहेली, आज तुम्हें न लिखूं तो और किसको लिखूं। मैंने भी अपनी यादों को आज ढूंढ ढूंढ कर देखा है। एक सुर्ख रुमाल उनके नीचे संभाल कर रखा हुआ है। चाहे कोई बंती हो, चाहे कोई रूपो हो, या चाहे कोई और, किसने अपने मन की तहों में कोई रुमाल या कोई अंगूठी नहीं दबाई हुई होती। हम अभागिनें जो किसी से प्यार करती हैं, जन्म से भटियारने हो जाती हैं। दिल की भट्टी पर अपनी सांसों के दानों की तरह भूनती हैं और यादों की छलनी में से वर्षों रेत छानती हैं। तो देखा आपने महान लेखिका अमृता प्रीतम के लेखनी का जादू। ये उनकी कलम का जादू ही है, चाहे तो वो आपको हंसा दें, चाहे रुला दें। मैं जब भी इनकी लिखी कहानियाँ पढ़ती हूँ, मैं इनके साथ साथ इमोशन में बहती चली जाती हूँ। आई रियली लाइक रीडिंग सच स्टोरीज
फ्रॉम अमृता प्रीतम जी, प्रेमचंद जी। तो अब ऐसे ये लेखक हैं जिन्होंने जो लेख लिखे हैं वो एक्चुअली टाइमलेस हैं। इनके लेख आप किसी भी एरा में उठा के पढ़िए, आपको रेलेवेंट लगेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ सो लाइक ग्रेट एक्सटेंट ऑफ पेशेंस। आई होप यू लाइक्ड इट। और नेक्स्ट टाइम के लिए लेट्स सी हम लोग क्या टॉपिक लेके आते हैं। जैसे मैंने बताया था, टॉपिक तो मैं ही रहूँगी लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा हमारा नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने का, कौन सी मेरी हॉबी या इंटरेस्ट पे हम बात करेंगे, या हो सकता है मेरी किसी स्किल के बारे में हम बात करें। तो उसके लिए तो आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो आने तक का। तब तक प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।